वेरी गुड मॉर्निंग। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमर्स से नहीं हैं? अरे वाह, मतलब बाकी जो लोग हैं वो अदर देन कॉमर्स हैं। ठीक है, देखो एक बात को समझो। अभी जो एग्ज़ाम सीईटी का हमने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिया है, और इसके बाद में अभी मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछना अभी कि अभी सब कट ऑफ का एक बार वापस आइडिया बता दो कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है। एक बात को समझें, ये जो सेकंड पेपर, जो सब्जेक्ट का पेपर है जो हम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको एक बार समझ लेनी चाहिए, जिससे कि आपको फिर वो समस्याएं नहीं रहे, है ना। देखो समझो, अपना जो सब्जेक्ट है, जो दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मतलब ये जो है ये है पुस्तक पालन, और ये वाला पार्ट इसके नीचे लिख देता हूं मैं, क्या है ये? लेखांकन। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर मैं तो कभी कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा ही नहीं, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको हम कितना समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे वो तो एक बार ठीक है, समझ भी लेंगे, अधीनस्थ बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर होगा वो कैसे दे पाएंगे? क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड तो अपने एरिया में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सूर्य कुमार यादव की तरह, तो ये वाला प्लेटफॉर्म तो हमारा जाना पहचाना भी नहीं है, तो यहाँ हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका जीके है तो वास्ट है, आप लास्ट टाइम तक कभी कंप्लीट करके नहीं जा सकते, आप अपने मन को तसल्ली देके जा सकते हो कि हाँ मेरे से तो इतना ही हो सकता था। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत लिमिटेड है, इसका लिमिटेड प्रॉपर्टी है और लिमिटेड थियरी है। अगर आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से सुना है, प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं जो स्टूडेंटों ने क्रैक किया है, वहाँ 25 क्वेश्चन जो हैं अकाउंट के जो हैं, उनमें से जो आर्ट्स और साइंस वाले हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उनके 22 से 25 क्वेश्चन करेक्ट हैं। इससे आप ये मोटिवेशन ले सकते हो कि कहीं भी घबराने वाली बात तो नहीं है कि आपको ये सोचना पड़े कि कैसे करेंगे, और अभी तक हमने नहीं किया है तो हमें क्या मार्केट की बुक्स पढ़नी है। बहुत सारी जगह सजेस्ट किया जाता है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, आरबीएससी अच्छी बुक है। देखो वो आपके पास समय नहीं है, वो आपको विशेषज्ञता नहीं करनी है। आज आप पहली क्लास से ही ये समझना शुरू कर दें कि अगर आपने क्लास में जो कंटेंट करवाया जा रहा है उसको उसी दिन अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना, तो आपको शायद रिवाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़े, और एग्ज़ाम पेपर आपको शायद ऐसा लगेगा कि आपने बहुत टाइम तक उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस कर ली, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले जैसे कोई ब्राह्मण पूजा करता है ना, तो पहले संकल्प दिलाता है कि साहब मेरे ये राहु की दशा है, मेरे ये शनि की दशा है, तो मेरे को संकल्प दिला दो कि ये जो मैं पूजा पाठ करवा रहा हूँ ये उन ग्रहों का उपचार हो जाए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका सेकंड पेपर है, इसमें 6 सब्जेक्ट है, उसमें जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो केवल अकेला है ये, जिसका नाम है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। क्या स्कोप है, कितना हमारे को पढ़ना चाहिए, वो सब हमने डिफाइन कर रखा है। आपको पहले ये समझना चाहिए, बहुत एक छोटी सी बात है, टॉपिक पे तो बहुत बाद में आएंगे। ये जो टर्म्स हम समझ रहे हैं, ये है आपका व्यापार, ये है आपका बिजनेस। ये जो अकाउंटिंग पढ़ा जा रहा है वो इसके दृष्टिकोण से पढ़ा जा रहा है, और यहाँ बहुत साधारण से नियम है जो आपको ये बताते हैं कि एक्चुअली लेखा होता क्या है। जो सब्जेक्ट का नाम लिखा गया, सर ये जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ये एक्चुअली है क्या? देखो ये जो है, ये व्यापार जो है, जो पर्सन व्यापार को स्टार्ट करता है, मतलब जो स्टार्टअप लगाता है,
जो पर्सन स्टार्टअप लगाता है, जो जिसको हम बोलते हैं व्यापार का स्वामी, ये जो ऑनर होता है ना, ये जिसने ये स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? बिजनेस स्टार्ट किया। और व्यापार के दृष्टिकोण से क्या होता है, जैसे आप अपनी बात करते हैं, अपने को एक्चुअली क्या है, शायद इंक्लूडिंग मैं भी, बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग थे ना, उनको एक हिसाब किताब लिखने की आदत थी, दैनिक दिनचर्या, ये खर्चा हुआ, दूध वाले का हिसाब, पानी वाले का हिसाब, मेमोरी के लिए रखते थे। क्या उनको वो जरूरी था रखना? नहीं, कोई जरूरी नहीं था। वो एक डिसिप्लिन था कि वो ये जान पाते कि भाई कैसे हम आगे आने वाले खर्चों को मैनेज करेंगे, कैसे हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो अब ये तो व्यापार है, व्यापार में तो लेना और देना ये चलता रहेगा। तो किसी ने एक बहुत अच्छी सी बात कही थी कि एक कोटेशन चला था कि पहले लिख और पीछे दे, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। इसका मतलब पता है क्या? यहाँ से अकाउंटिंग आपको समझ में आएगी कि मेरा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं तो खैर इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, लेकिन कई बार कुछ लोग मुझे समझा के चले जाते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ाना भी कैसे है। मेरे घर के जस्ट पास में एक पर्सन है, बहुत अच्छे हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड है। एक बार साहब उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, मुझे पता नहीं था, मेरे पास में आए और बोले साहब अर्जेंट मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, मदर की तबीयत खराब है। तो मैंने कहा साहब ठीक है, ये तो रुपए तो आप ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा भी कोई अगर काम हो तो मुझे बताना। साहब रुपए दिए गए, रुपए नगद दिए। अब उस समय ये थोड़ी बोलता कि लिखा पढ़ी कर लो आप मेरे को 5,000 रुपये। सुबह साहब मेरे तो क्लासेस का रूटीन है, मैं तो सुबह जल्दी घर से निकलता हूँ। मैं निकल रहा था, वो साहब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। मैंने कहा इनकी माताजी की रिकवरी बहुत तेज हो गई, रात को परेशान थे और सुबह एकदम दुरुस्त। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा माताजी की तबीयत कैसी है? कि उनका तो स्वर्गवास हुए 10 साल हो गए। अब मैं उनको क्या याद दिलाता, क्योंकि वो उस स्थिति में थे नहीं रात को। इसका मतलब मुझे ही समझ में आ गया कि 5,000 रुपये तो गए। अब इनको यही याद नहीं है अवचेतन मन में। तब मुझे समझ में आया कि मैं तो पढ़ाता हूँ, अगर आगे से इसको पैसे देने ही थे तो कम से कम अकाउंट में ट्रांसफर करता तो बता तो पाता कि कल आए थे आप पैसे लेके गए थे। इतना सरल तो है, लेकिन लोग अपना नहीं पाते। तो मैंने ये कहा कि ये जो बिजनेस है ना, ये स्टार्ट करने वाला ऑनर है, और उसने क्या किया, इस ऑनर का मैंने राम नाम लिखा रमेश। और ये क्या हुआ, इस रमेश ने एक शॉप खोली और उसका नाम रखा रमेश, अभी तो नया स्टार्टअप बहुत बढ़िया चल रहा है, रमेश चाय, कुल्हड़ वाली चाय। तो ये उसने स्टार्टअप खोला। तो अब किस तरीके से वो अपनी प्रणाली को रखता होगा, आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो व्यापार किया जा रहा है, इस व्यापार का लेखा और जोखा रखना जो है, वो जो है हम सीखने वाले हैं। तो मुझे आप केवल ये बताओ कि जो रमेश ने एक चाय का स्टॉल खोला है, ये चाय कॉफी बेचता है, तो मुझे ये बताओ ये व्यापार किसका करेगा? चाय कॉफी का, चाय कॉफी का व्यापार करेगा। अब दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना है कि क्या तो ये बेचना चाहता है और क्या ये खरीदेगा, तो आपको ये दिमाग लगाना है। अब ये जो सब्जेक्ट है जिस पे मैं लेके आ रहा हूं आपको, मेरा पहला जो टॉपिक है वो ये है। सरकार में आप जाओगे ना, तो आपको ये चीज पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बिना आपका पूरा अकाउंटिंग अधूरा है। इसको मैंने बोला कैपिटल और इसको मैंने बोला रेवेन्यू। समझना पड़ेगा रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होती है, आयगत क्या है और पूंजीगत क्या है। ये चैप्टर धर्म का परिवर्तन कर देता है। जो लोग आर्ट्स के हैं, जो लोग साइंस के हैं, उनको कॉमर्स पे ले आता है टॉपिक, इसलिए ये बेस्ट टॉपिक है।
अब समझो मुझे, मैं इस टॉपिक में जो सबसे पहला एक नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है पूंजीगत व्यय। इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखना, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आपके अनुभव के लिए भी जरूरी है। देखो मैंने ये क्या लिखा, क्या लिखा, ये पूंजीगत व्यय, और क्या लिखा, कैपिटल के साथ क्या लिखा, एक्सपेंडिचर। में एक साथ में एक शब्द लिखता हूं, एक्सपेंस, लिखा ना मैंने। पता है एक्चुअली इसमें और इसमें भी फर्क है, हिंदी में फर्क नहीं आता। हिंदी में तो ऐसे भी व्यय लिखोगे और वैसे भी व्यय लिखोगे। फर्क मैं बताता हूं, देखो क्या है। एक्सपेंडिचर जनरली वो होता है जिसके फायदे व्यापार को लंबे समय तक मिलते हैं, लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं। लेकिन जो व्यय होता है ना, इसके फायदे व्यापार को लंबे समय तक नहीं मिलते, केवल 1 साल तक के मिलते हैं। ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंस है। अब आपको इस पे लाने के लिए मैंने ये टॉपिक का नाम लिखा है, पहले इस पे आके चर्चा करते हैं। इसी पे पहले आगे सीख जाओगे। क्या लिखा है ये, पूंजीगत, इंग्लिश में क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, इसका मैं टुकड़ा कर देता हूं। ये है पूंजी, क्या है, पूंजी। अब देखो, आप चाहे अकाउंटेंट बन जाओ, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, आपको एक बात तो सीखनी है, व्यापार में केवल 4 ही मदें हैं जिसके ऊपर पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। एक है संपत्ति, जिसको बोलते हैं एसेट, एक है व्यापार के दायित्व, एक है व्यापार के, हिंदी में लिख देता हूं, खर्च, और एक है व्यापार की आय। ये 4 मदें ही सीखनी है, उसके अलावा अकाउंट्स में कुछ सीखना ही नहीं है आपको। क्या है ये, संपत्ति, ये क्या है, दायित्व, ये क्या है, खर्च, और ये क्या है, आय। अब एक बात सुनो, देखो सभी व्यापार के साथ एक परंपरा है कि जैसे ही व्यापार का वर्ष समाप्त होता है, जैसे वर्ष 2022 समाप्त हुआ है, तो व्यापार क्या करता है, लिखा पढ़ी तो करता है, वो अपने खर्चे देखता है, अपनी आय देखता है, और आय में से खर्चे घटाता है, तब उसकी आती है, या तो आता है उसका लाभ, या आती है उसकी हानि, या तो प्रॉफिट या लॉस। और अपनी एसेट और लायबिलिटी को दिखाने के लिए वो बनाता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, जैसे बोलते हैं ना किसी का एक कच्चा चिट्ठा है, ये आर्थिक चिट्ठा। अब देखो सुनो, इनकी बातें तो बाद में करेंगे, पहले तो अब यहां आते हैं वापस। क्या लिखा है मैंने, ये पूंजीगत व्यय में मैंने एक टर्म हाईलाइट किया है, इसका नाम क्या है, पूंजी। अब आज अपन पहले शब्द पे वजन जोड़ देते हैं। किसी व्यापार के स्वामी के दिमाग में यह आया कि मुझे चाय की दुकान खोलनी है, पर चाय की दुकान खोलनी है तो देखो आपको इनिशियली कहीं पे दुकान भी लेनी पड़ेगी, कहीं पे दुकान में बेसिक फर्नीचर भी बनाना पड़ेगा, गैस का स्टोव भी लाना पड़ेगा, सिलेंडर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये सब चीज़ों का आकलन उसने किया, लेकिन बिना पैसे के व्यापार कैसे शुरू करेगा। इवन सब्जी वाला अगर लारी भी चला रहा है ना, तो लारी भी पहले उसको खरीदनी पड़ती है। अब बात करते हैं व्यापार का स्वामी रमेश जो है, उसके जीवन की जमा पूंजी थी 1 लाख रुपए। कोविड के बुरे समय से वो निकला और उसको लगा कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, नौकरी थी चली गई, तो अब उसने सोचा कि मैं एक चाय की दुकान लगाऊंगा। 1 लाख रुपए उसके जीवन की जमा पूंजी है, जमा पूंजी है उसकी 1 लाख रुपए। उसने इस 1 लाख रुपए से क्या किया उसने 1 लाख रुपए से बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। पर बिजनेस ऐसे ही थोड़ी स्टार्ट होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने ये 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो याद रखना, व्यापार का जो स्वामी होता है, जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो वो जो प्रारंभिक निवेश करता है उसको बोलते हैं पूंजी।
और इंग्लिश में बोलते हैं उसको कैपिटल। कैपिटल का मतलब वो प्रारंभिक निवेश, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया और आपने व्यापार को शुरू किया, इसको क्या बोला? कैपिटल। और याद रखना, व्यापार में जो शुरू का पैसा लगता है, जो कैपिटल लगती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगती है। जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पहले इस बिल्डिंग को लिया गया, फर्नीचर खरीदा गया, ये इक्विपमेंट्स लाए गए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब व्यापार शुरू होता है तो सबसे पहले वो अपनी गांठ का पैसा निकाल कर और क्या करता है? बिजनेस में, स्टार्टअप में निवेश करता है। उस निवेश को क्या बोलते हैं? पूंजी। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और वो जो प्रारंभ की पूंजी होती है, क्या होती है? प्रारंभ की पूंजी होती है, वो हमेशा याद रखना उसका पैसा किस में निवेश होता है? एसेट्स में। क्योंकि शुरुआत में जो 1 लाख रुपए लगाएगा तो सीधे चाय बनाना कैसे शुरू करेगा? कहीं दुकान किराए की लेगा, कहीं पुराना फर्नीचर लेगा। जैसी उसकी स्थिति है वो सबसे पहले अपनी संपत्तियां बसाएगा, और जब वो अपनी संपत्तियां बसाएगा ना, तो वहां से हमें एक बात की खुशबू आई कि साहब मदे तो जा रही है, एसेट, लायबिलिटी, खर्चा और आय। ठीक है साहब, ये संपत्ति के लिए पैसा उसने लगाया 1 लाख रुपया। प्रारंभिक निवेश से क्या बनती है? और संपत्ति कहां जाती है? संपत्ति कभी कहां नहीं जाती? लाभ हानि खाते में नहीं जाती। पता है लाभ हानि खाते में क्या जाता है? लाभ हानि खाते में जाता है, चाय वाला सुबह 5 किलो दूध लेके आता है, पानी भी लाता है क्या? 1 लीटर पानी लेके आता है, चाय पत्ती लेके आता है, चीनी लेके आता है, अदरक लेके आता है, मसाला लेके आता है, कहीं से गैस सिलेंडर का व्यवस्था करता है। वो उसका रोजमर्रा का काम है, वो रोजमर्रा की उसके क्या है? और फिर क्या आएगी उसकी? और इन खर्चे और आय से वो क्या कमाएगा? लेकिन ये क्या है? ये निवेश है। स्टार्टिंग का पैसा निवेश किस में होता है? एसेट्स में। और एसेट्स कहां जाती है? तो मैं अगर यहां पे ये बोलूं कि मुझे ये बताओ कि ये पूंजीगत व्यय जो है, इसको मैंने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, और मैंने साथ में बोला ये वो पूंजी है, वो निवेश है, स्टार्टिंग का पैसा है जो व्यापार कहां लगाता है? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर कहां जाता है? कहां जाता है? बैलेंस शीट में या पी एंड एल में? याद रखना, ये व्यय कभी पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट का मतलब क्या होता है? लाभ और हानि का खाता यहां पर नहीं जाते, क्योंकि ये व्यय तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपने व्यय किए वो कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या बात समझ में आई? पूंजीगत व्यय कहां नहीं जाते? लाभ हानि खाते में नहीं जाते। कहां जाते हैं? क्यों जाते हैं बैलेंस शीट में? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगते हैं। और बैलेंस शीट में 2 चीजें दिखाते हैं, एक दिखाते हैं बिजनेस की लायबिलिटी और एक बिजनेस की एसेट। तो ये किस साइड से बिलोंग करते हैं? बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में किस साइड से बिलोंग नहीं करते? इससे क्या बनती है? एसेट्स बनती है। इससे बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो अब मुझे यहां पे लाना पड़ेगा, यह है आपकी बिजनेस की एसेट। तो पहले समझो एसेट के लिए क्या है, क्या होती है एसेट, यहां समझो। एसेट वो है जो बेचने के लिए नहीं है, जो बेचने के लिए है वो एसेट नहीं होती। अगर मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं, इसमें तो ये फर्नीचर रखा हुआ है, ये इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ये एसी रखे हुए हैं, ये बेचने के लिए नहीं है, ये इस व्यापार को चलाने में सहायक हैं। इनको बेच के लाभ, यहाँ कोई कस्टमर इनको खरीदने नहीं आता है, यहाँ
सर्विसेज रीएंडर होती है, कोई साड़ियों का शोरूम है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसका व्यापार किस चीज का है, तब तो आप व्यापार के बारे में सीख जाओगे। तो ये एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है? जो किसके लिए नहीं होती? जो बेचने के लिए नहीं होती। नॉट फॉर सेल, ये बेचने के लिए नहीं है, ये बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। आपको इतना पता चल जाएगा ना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रणाली पूरी समझ में आ जाएगी आपको। अब बात करते हैं एसेट में भी सबसे ध्यान से आपकी बात करता हूं। कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट। एसेट की अलग अलग टाइप्स हैं, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं। कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट। उससे पहले वापस लेके आता हूं, यहां लेके आता हूं। कौन सा एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं? पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या छिपा हुआ है? पूंजी। पूंजी मतलब क्या है? निवेश। जब व्यापार का स्वामी व्यापार शुरू करता है तो जो प्रारंभिक निवेश करता है, उस निवेश से वो व्यापार की क्या बनाता है? संपत्ति। कहां नहीं जाती? कहां जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। सब पूंजीगत व्यय कहां नहीं जाते? पी&एल में नहीं जाते, लाभ हानि खाते में। कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में कितने पक्ष होते हैं? 2, लायबिलिटी और। लेकिन पूंजीगत व्यय का पैसा तो किस में निवेश होता है? और एसेट क्या होती है? जो बेचने के लिए नहीं है, जो रीसेल करने के लिए नहीं होती, वो एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स है ये? फिक्स्ड एसेट। पता है फिक्स्ड एसेट को फिक्स्ड एसेट, कभी कभी कुछ लोग इसको बोलते हैं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति का मतलब क्या है? सुने, देखो, ये व्यापार की अचल संपत्तियां हैं, ये फिक्स्ड एसेट है। अब फिक्स्ड एसेट में क्या होता है? यहां एक फिर नाटक है। ये जो आपकी शब्द पे चले जाएं, ये आपकी है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति को बोलते हैं हम कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट 2 तरह की है सर। फिक्स्ड एसेट एक तो है जिसको आप दृश्य का मतलब है मूर्त, मूर्त का मतलब है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, आप उसको बोलते हैं टेंजिबल। जैसे ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल दिया भवन, जैसे एग्जाम्पल दिया मशीन, जैसे एग्जाम्पल दिया फर्नीचर। भाई ये सारी दृश्य संपत्तियां जो आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, ये आप टच कर सकते हो, फर्नीचर आप टच कर सकते हो, ये सारी टेंजिबल, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। और एक जो है जिसको बोला गया अदृश्य। अदृश्य का मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है इनटेंजिबल। ये क्या है? ये भी स्थायी संपत्ति है। ये दृश्य, ये अदृश्य, दोनों स्थायी संपत्ति है। तो मेरा क्वेश्चन, पूंजीगत व्यय किस संपत्ति के लिए किया जाता है? चाहे वो दृश्य जिसका क्या होता है? फिजिकल, टच कर सकते हो, इसको टच नहीं कर सकते। ये व्यापार के क्या है? मूल्यवान अधिकार है। यह है व्यापार के वैल्यूएबल राइट। ये व्यापार ने बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद इनको स्थापित किया है सर। जैसे व्यापार की गुडविल। पुराने समय में बोलते थे ना, कभी कोई ऐसे बातचीत और व्यवहार होती थी कि इसकी क्या गारंटी है, तो सामने वाला जो है वो अपनी पगड़ी रख देता था कि इससे बड़ी गारंटी क्या होगी। इसका मतलब उसकी साख थी। ये व्यापार की जो गुडविल है, व्यापार जो अपना क्या बनाता है? पेटेंट। व्यापार अपना क्या बनाता है? कॉपी राइट। व्यापार अपना क्या बनाता है? ट्रेडमार्क। व्यापार अपना क्या बनाता है? लाइसेंस। ये सब
उसके अधिकार हैं और इन्हीं अधिकारों की पनिष्पत व्यापार चलाया जाता है। ये भी संपत्ति, ये भी संपत्ति। पता ही ऐसे नहीं बनती। इसको बनाने में व्यापार को बहुत लंबा समय रिसर्च में देना पड़ता है, तब जाके संपत्तियां बनती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। पता है पेटेंट क्या होता है? जानते हो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब लोग समझते हैं पेटेंट कॉपीराइट वो लोगो होता है, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सुनो क्या होता है। पेटेंट का मतलब होता है फॉर्मूला, किसी काम को करने का फॉर्मूला। आप कभी भी देखना, मैं हमेशा बोलता हूं कि फुटबॉल अगर है, फुटबॉल का अगर मैच होता है तो फुटबॉल कभी नहीं जीतती, वो तो प्लेयर जीतता है। जीत रोनाल्डो की होती है, मेसी की होती है, किसी और की होती है, लेकिन आप देखो उनके पास फॉर्मूला होता है जीत का। जितने लोग फुटबॉल की टीम में खेलते हैं ना, आपको लगता है ये देश के लिए खेल रहे हैं, नहीं खेलते। अगर जो ग्राउंड में प्लेयर है ना, उनमें से टारगेट है कि ये बॉल कैसे भी तरीके से मेसी के पास पहुंचानी है, ये बॉल रोनाल्डो तक पहुंचानी है, टारगेट तो वो कर देगा, क्योंकि वो एबिलिटी हमारे में नहीं है। तो ऐसे पेटेंट भी क्या फॉर्मूला है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, बीकाजी नमकीन है, बीकानेर का भुजिया है, तो इतने साल हो गए वही टेस्ट है। एक्चुअली उसका फॉर्मूला है मिक्सिंग का, मसालों की मिक्सिंग का। जैसे 2x + 1y - zx, वो इक्वेशन है। वो इक्वेशन जो है ना, वो फॉर्मूला है। और ये सब उन्होंने बहुत रिसर्च से डेवलप किया है। तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये क्या है? ये सारे उनके मूल्यवान अधिकार है। किसी के पास कोविड के वैक्सीनेशन का उसने पेटेंट बनाया, उसके कॉपीराइट, उसके ट्रेडमार्क, उसके लाइसेंस, वो सब उसके राइट है। जैसे बाइजू ने आकाश को टेक ओवर किया, तो आकाश को क्यों टेक ओवर किया? इसलिए किया कि आकाश के सारे, उसकी साख, उसके पेटेंट, कॉपीराइट सारे किसके पास आ गए? बाइजू के पास आ गए। अगर वो उनको डेवलप करना चाहता तो 20 साल उसको इंडस्ट्री में देना पड़ता। अब वो एक साथ उसको मिल गए, तो वो सब मूल्यवान क्या है? अधिकार है। तो व्यापार की फिक्स्ड एसेट के कितने पार्ट हैं? दृश्य और अच्छा पूंजीगत व्यय किस संपत्ति के लिए होते हैं? स्थायी संपत्ति क्या होती है जो किसके लिए नहीं होती? बेचने के लिए माल होता है, संपत्ति नहीं होती। और जो माल होता है वो बेचने के लिए होता है, और संपत्ति कभी बेचने के लिए नहीं होती। स्थायी संपत्ति कितने तरह की? दृश्य और अच्छा अदृश्य, मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारी कौन सी संपत्ति है? आप क्या इनको छू सकते हो? क्या नहीं सकते। आप कभी बोला है रिलायंस, ये देखो रिलायंस जा रही है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो। ये पतंजलि जा रही है, आप नहीं बोल सकते। वो तो ब्रांड नेम है, इमेज है, आपको रिफ्लेक्ट करती है वो। अच्छा, तो अब एक बात सुनो, इनके लिए आप कोई भी देखो, जब बाइजू ने मान लो टेक ओवर किया आकाश को, तो उसकी संपत्तियों का मूल्य मान लो 5,000 करोड़ रुपए था। पर आकाश अपना व्यापार बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा भाव बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा चलो 7,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिया। क्यों दिया? क्योंकि साख थी उसकी व्यापार की। तो इसका मतलब यह है कि ये ख्याति के लिए किया गया व्यय कौन सा व्यय? पूंजीगत। पेटेंट के लिए किया कौन सा व्यय? पूंजीगत। सब दवा कंपनियों ने कोविड के लिए इतनी बड़ी रिसर्च बिठाई, रिसर्च में पैसा लगा, और जब उनका लाइसेंस अप्रूव हो गया तो उस लाइसेंस के बेस पे वो दवाइयां बेचते हैं। ये सारी कौन सी संपत्ति है? ये क्या है? अच्छा, तो अब एक बात बताओ, ये सारी स्थायी संपत्ति है। मैं ये बोलूं पेटेंट विकसित करने के लिए किया गया व्यय कौन सा व्यय होता है? पूंजीगत। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये कौन सी संपत्ति है? जिसको आप देख सकते हो, ये जिसको आप देख सकते हो। अब इसमें मैं टुकड़ा करता हूं, यहां पर ये लो, यहां लिखता हूं मैं संपत्ति, आपको पूरा पता चलेगा। दृश्य, दृश्य को क्या बोलते हैं? मूर्त। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल। अब देखो साहब, पहले इसकी बात सुन लो। स्थायी संपत्ति या तो आप क्या खरीदोगे? क्या खरीदोगे? नई खरीदोगे। पैसा है, नई खरीद लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पुरानी खरीदी करोगे, पुरानी खरीद लो। कुछ लोग
टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो क्या करते हैं, स्वयं भी क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ये तो है आपने क्या परचेज की, न्यू। ये क्या है, ओल्ड परचेज। और ये क्या है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट। देखो भैया, आपका जैसा बजट हो ना, आप वैसा कर लो। व्यापार चलाने वाले के पास क्या होता है, पूंजी का अभाव होता है। बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में आते हैं, कोचिंग स्टार्ट करते हैं, तो पहले मार्केट में सर्वे करते हैं और लोगों को जाके बोलते हैं, भाई साहब ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है क्या जो कोविड से पहले खुले थे और कोविड के साथ ही बंद हो गए? तो किसी ने पूछा क्यों पूछ रहे हो, कि नहीं उन्होंने फर्नीचर वर्नीचर सब तो लिया ही था, वो नया ही पड़ा होगा, तो नया खरीदेंगे, इससे बढ़िया उससे खरीद लेंगे, आधी रेट में आ जाएगा। तो ये तो आपकी कौन सी है। कुछ लोग सोचते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, वो हम खुद ही बना लेंगे। आपकी इच्छा है, कैसे ही ले आओ, लेकिन ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, कैसे भी ले आओ है तो वो आपकी स्थायी संपत्ति। और मैंने एक शब्द लिखा है, इस बात को ध्यान से सुनना, बस यही आपको कॉमर्स में कन्वर्ट कर देगा। अप टू रेडी टू पुट टू यूज। इसका मतलब है अगर आप व्यापार में स्थायी संपत्ति लेकर आते हैं, कैसे भी ले आओ, कैसे भी ले आओ। किस काम के लिए लेके आ रहे हो, चाय वाला चाय की दुकान चलाएगा, कपड़े वाला कपड़े की दुकान चलाएगा, पहली बार उसको रेडी करने तक के जितने भी वो खर्चे करेगा, कब तक के, अप टू रेडी टू पुट टू यूज। जितने खर्चे करेगा, जितने खर्चे करेगा, वो सारे के सारे खर्चे कौन से खर्चे होंगे, पूंजीगत व्यय। कौन सा एक्सपेंडिचर बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें आपका एग्जाम का क्वेश्चन छुपा हुआ है, ध्यान से सुनना। देखो, एक हमें किसी का भुजिया नमकीन पापड़ बनाने की फैक्ट्री है। अभी तक तो काम मैनुअल होता है, लोग हाथ से करते हैं। किसी ने उसको कहा कि आप एक काम करो, इलेक्ट्रॉनिक इसकी मशीन आती है जापान में, चाइना का नाम लूंगा तो फिर बोलोगे, जापान से आपको एक मशीन लेके आनी है, पर वो मशीन बहुत महंगी है, वो 5 करोड़ रुपए की मशीन है। इतनी बड़ी और इतनी महंगी मशीन है कि आप अलीबाबा, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर नहीं दे सकते। अब आपको ये लगता है कि लाएं नहीं लाएं, अपने लिए ठीक है नहीं है, आपने पूरा विचार किया, दिमाग लगाया, फिर आपने अपने इंजीनियर को बुलाया और उसको कहा एक काम कर, आज है 1 जनवरी, चला जा अमेरिका, चला जा और वहां जाकर देखना, क्योंकि जापान है, वहां जाके देखना ये मशीन फैक्ट्रियों में जैसे काम कर रही है, देखना कि सही है या नहीं है, वहां रिपोर्ट लेना इसकी। चला गया साहब, तो वो गया तो उसके क्या लग गए, यात्रा के व्यय लग गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लग गए, होटल के भी खर्चे लग गए, ये लो होटल के भी लग गए, और ये साहब लग गए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज लग गए। ध्यान से सुनते जाना। क्या मशीन ने काम करना शुरू कर दिया क्या? सर काम करना कहां से शुरू कर दिया, अभी तक तो वो आदमी गया, अभी तक तो मशीन थोड़ी आई है। उसने वहां 3 जनवरी के दिन मशीन पसंद आ गई और उसने उसका बिल बनवा लिया 5 करोड़ रुपए का। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, क्या मशीन स्टार्ट हो गई क्या? अभी मशीन पहुंची भी नहीं है इंडिया, अभी तक तो वही है ये। अब ये साहब इस मशीन का क्या होगा, पैकिंग होगा, और फिर इसका क्या होगा, रास्ते का क्या होगा, मार्ग का क्या होगा, बीमा होगा, डैमेज नहीं हो जाए, और फिर इसका क्या लगेगा, भाड़ा लगेगा, जहाज से आएगी, और साहब इसमें रुपए लग गए 3 लाख रुपए। पैकिंग, रास्ते का इंश्योरेंस, भाड़ा, जहाज में आ रही है, और साहब ये लो 5 जनवरी को ये इंडिया पहुंच गई। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या मशीन स्टार्ट हो गई? अभी कहाँ मशीन स्टार्ट हो गई, अभी तो इंडिया, अभी ये पहुंच गई साहब, जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गई, ये मशीन यहां पहुंच गई। अब आपका तो जो फैक्ट्री है वो है बगरू के अंदर, जयपुर एयरपोर्ट पे आपकी वो मशीन पहुंच गई, इंतजार कर रहे हैं आपकी मशीन पहुंचते ही, कौन से, कस्टम वाले इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे क्या लेना है, आयात शुल्क लेना है, बाहर से लेके आए हो।
रुपए 10 लाख रुपए ले लिए। अब क्या होगा, ये मशीन जो है वो वहां से छुड़वा के लाओगे, कहां लाओगे छुड़वा कर, बगरू तक लाओगे। तो ये मशीन जो है वो व्हाट्सएप से तो आएगी नहीं, है ना। ये मशीन लाने के लिए पूरे क्रियाक्रम करने पड़ेंगे। सब क्रियाक्रम मतलब यहां एक ट्रक आएगा, ट्रक में ये मशीन क्या होगी, लोड होगी, और उसके बाद वो रास्ते से यहां आएगा, तो रास्ते में टोल आएगा तो टोल लगेगा, ये चढ़ाने का भाड़ा लगा तो वो भी लगेगा, कोई रास्ते में चुंगी वाला आ गया ऑक्ट्रॉय, वो चुंगी भी लगेगी, ये सब लगेगी। और ये सब यहां पहुंच गया ये 6 जनवरी को, इसमें भी खर्चा आ गया आपका 20,000 रुपए। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या मशीन स्टार्ट हो गई? अभी नहीं हुई साहब मशीन स्टार्ट। अब पता है क्या होगा, अब ये होगा कि ये मशीन, ऐसा नहीं है कि मशीन आई और चालू हो जाओ साहब प्रोडक्शन करो, ऐसे थोड़ी होता है। पहले मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा, स्थापना की जाएगी मशीन की। तो इस मशीन को 6 जनवरी फैक्ट्री में इसको इंस्टॉल किया साहब, स्थापना। अब स्थापना में क्या होगा, इतनी भारी मशीन है, सीमेंट का प्लेटफॉर्म बना, लोहे के एंगल लगे, मशीन को उस पर इंस्टॉल किया, तो स्थापना में क्या लग गई, मजदूरी लग गई, इंस्टॉलेशन में पैसा लग गया, और ये लग गया 50,000 रुपया। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या मशीन स्टार्ट हो गई? नहीं, अभी मशीन स्टार्ट नहीं हुई साहब। अब क्या होगा, अब इस मशीन का 7 जनवरी अच्छा दिन देखकर और इसका रखा गया डेमो। डेमो का मतलब है ट्रायल। अब इस ट्रायल में क्या हुआ, सामान डाला, पापड़ बनाने हैं तो मसाले डाले, दाल डाली, और पहले उसको एंटर किया। एंटर करते ही पापड़ आपके देखे हुए, पापड़ की साइज आपकी देखी हुई है, बाजरे की रोटी बन के आ रही है। आपने कहा ये क्या है, तो सेट करना पड़ेगा मशीन को, कस्टमर केयर से फिर बात की, टेम्परेचर सेट किया, वॉल्यूम सेट किया, ऑयल सेट किया, हीट सेट किया, सब सेट करते करते इस डेमो में आपके 10,000 रुपए का तो माल मटेरियल भी लग गया सेट करने में। अब ये 7 तारीख को अब ये रेडी है मशीन, अब आप इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर लो, अब आप बाजार में बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जर्नी कहां से शुरू हुई थी, यहां से, और यहां से ये जो सारे पैसे लगते लगते ये सारे पैसे ये लगते आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे पैसे कौन से व्यय हैं, पूंजीगत व्यय है। अब एक बात सुनना, आपको लेखा नियम आज से ही सीखने में आ जाएंगे। एक अकाउंटेंट होने की हैसियत में एक बात याद रखना, जब जब पूंजीगत व्यय हो, whenever there is a capital expenditure, आपको पकड़ में आ जाए ना कि ये पूंजीगत व्यय है, whenever there is a capital expenditure you have to debit respective asset account। जब जब पूंजीगत व्यय होगा तब तब स्थायी संपत्ति खाता डेबिट होगा। यहां क्या बन रही है, मशीन। यहां सब जगह कौन सा खाता डेबिट होगा, मशीन। कोई बोलेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग गए साहब, कभी मत बोलना ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, नहीं, मशीन खाता डेबिट। बिल बना, मशीन खाता डेबिट। पैकिंग भाड़ा, मशीन खाता डेबिट। आयात शुल्क लग गया, मशीन खाता डेबिट। 20,000 लग गए टोल भाड़ा चुंगी, मशीन खाता डेबिट। साहब ये स्थापना के पैसे लग गए, मशीन खाता डेबिट। साहब ये डेमो ट्रायल रन हो गया, मशीन खाता डेबिट। ये सब मशीन खाता डेबिट हो रहा है। याद रखना, यहां तक के इन सब का क्या लगेगा, योग लगेगा। क्या लगेगा, योग। और उस टोटल से आपकी क्या बनेगी, कुल लागत। कुल लागत का मतलब टोटल कॉस्ट। और वो टोटल कॉस्ट कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, और वो आपकी एसेट वहां दिखाई देगी आपको। अच्छा अब एक बात बताओ, एग्जाम पता है क्या पूछेगा आपसे, एग्जाम पूछेगा मशीन की स्थापना के लिए मजदूरी चुकाई, बताओ कौन सा खाता डेबिट होगा, मजदूरी या मशीन। मशीन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये मद की पहचान यहीं से आ गई। ये लो, मैं आपको वापस इस पे ले आता हूं, अब आप पूरे एग्जाम्पल को सीखोगे।
हमने जो बात कही सबसे पहले जो बात कही वो ये रही, क्या किया ओनर ने? बिजनेस स्टार्ट। ओनर का नाम क्या है? रमेश। रमेश ने क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। ये उसका क्या है? स्टार्टअप। स्टार्टअप का नाम क्या है? रमेश चाय। अच्छा, तो अब हमने कहा अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो हमें कैसे लेखा समझ में आएगा, तो उसका रास्ता मैंने बना दिया। मैंने आपको कहा कि आप सबसे पहले दो शब्द की पहचान कर लो, आपको पूरी अकाउंट समझ में आ जाएगी। पहला शब्द कौन सा? पूंजीगत को क्या बोलते हैं? कैपिटल। दूसरा आयगत को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ये क्या है, ये क्या है? तो उससे पहले मैंने कहा अकाउंट्स में चार ही मदें होती है, एसेट, लायबिलिटी। खर्चा, खर्चा और आय कहां दिखाते हैं? लाभ हानि खाते में। और एसेट लायबिलिटी, तो मैंने कहा मैं आपको पहला शब्द सिखा रहा हूं, कौन सा? इसमें क्या छुपा हुआ है? पूंजी को क्या बोलते हैं? ये कौन सा एक्सपेंडिचर? व्यापार का स्वामी जब व्यापार में अपने स्टार्टिंग का पैसा 1,00,000 रुपए क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। वो प्रारंभिक पैसा जो निवेश होगा वो किस में होगा? एसेट कहां जाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां नहीं जाएंगे? कहां नहीं जाएंगे? कहां जाएंगे? एसेट कहां जाती है? और जो एसेट होती है वो बेचने के लिए नहीं होती। अच्छा, बेचने के लिए नहीं होती तो ये कौन सी संपत्ति से संबंधित है? फिक्स्ड एसेट कितने तरह की होती है? दो, या तो टेंजिबल या फिर या तो दिखाई देती है या फिर वो ऐसे अधिकार हैं आपके। इनके लिए किया गया व्यय कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। ये लो, कौन सी संपत्ति? अच्छा, चाहे वो नहीं, चाहे वो खुद बना लो, पर पहली बार उसको काम में लेने से पहले जितने खर्चे करोगे वो सारे के सारे खर्चे कौन से व्यय? सबका क्या होगा? क्या बनेगी? उसको क्या बोलते? टोटल। कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। बीइंग ए अकाउंटेंट, याद रखना, जब जब लेखा करेंगे, पेन उठाएंगे, जब जब लेखा करेंगे, जब जब पूंजीगत व्यय होगा, तब तब संबंधित संपत्ति का नाम याद होना चाहिए। मशीन बन रही है, मशीन खाता डेबिट होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूसरे पे ले आता हूं, समझ में आएगा आपको। जैसे किसी का सूरत में बड़ा काम है साड़ियों का, उसने ये सोचा कि जयपुर में अपने को साड़ियों का बड़ा शोरूम करना है, धनाढ्य व्यापार है उसका। उसने कहा साहब मुझे शोरूम करना है जयपुर के सबसे महंगे एरिया में। अब उसने ब्रोकर से कहा कि मुझे MI रोड के ऊपर एक शोरूम बनाना है, जगह बताओ। उसने कहा भाई साहब MI रोड पे कहाँ जगह है? जो पुराने शोरूम बने हुए हैं उनमें से कोई बिकेगा तो आप खरीद लो, बना लो। तो उसको एक दिखाया साहब कि ये 20 करोड़ रुपए का है, 20 करोड़ रुपए की लैंड आएगी आपके, ये बना हुआ तो पुराना कंस्ट्रक्शन है। उसने कहा ठीक है डन। 20 करोड़ रुपए में क्या मिली उसको? जमीन। साड़ियों का शोरूम बनाएगा ना। अब मुझे बताओ ये जमीन उसके लिए माल है, संपत्ति है? संपत्ति कितने करोड़ रुपए की? 20 करोड़। ब्रोकर ने कहा दलाली 10 लाख रुपए। आपको जगह दिलाई, दलाली तो लूंगा 10 लाख रुपए। अच्छा, 10 लाख रुपए दलाली। कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। अच्छा, अब इसके जमीन के कागज आपके व्यापार के नाम पे कराने के लिए रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, स्टैंप ड्यूटी लगेगी, वकील के खर्चे लगेंगे। वो लग गए मान लो 50 लाख रुपए। अच्छा साहब, 20 करोड़ की तो वो ली, 10 लाख वो लग गए, 50 लाख ये लग गए। कौन से व्यय? कौन सा खाता डेबिट होगा? लैंड। लैंड खाता डेबिट। 20 करोड़, 10 लाख और 50 लाख, 20 करोड़ 60 लाख रुपए से वो लैंड चली गई आपकी बैलेंस शीट के अंदर। और क्वेश्चन हुआ कि जमीन खरीदने के लिए दी गई दलाली, ब्रोकरेज किस खाते में डेबिट होगी? लैंड।
लैंड खाते में। अब आप टिक लगा रहे हो दलाली खाते में, आप गलत कर गए। बस यही पकड़ होती है आपकी क्वेश्चन करने की। अच्छा ठीक है, अब आपको यहाँ तो आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आपने नक्शा बनाया किसी दुबई के आर्किटेक्ट से, उसने कहा कि नक्शा बनाने के 5 लाख रुपए। आपने कहा ठीक है, बिल्डिंग बनेगी। अब लैंड के ऊपर क्या बनेगी? बिल्डिंग। 5 लाख रुपए इंजीनियर को दिए नक्शा बनाने के। कौन से व्यय? पूंजीगत व्यय। किस खाते में डेबिट हो गए? बिल्डिंग। कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा, उसने कहा 2 करोड़ रुपए लगेंगे कंस्ट्रक्शन के। आपने कहा ठीक है, ये 2 करोड़ रुपए कौन सा व्यय? पूंजीगत। किस खाते में डेबिट होगा? बिल्डिंग। अच्छा, अब बिल्डिंग बन के तैयार, सिविल काम पूरा, बिल्डिंग बन के तैयार, लैंड तो वहां पहुंच चुकी, और ये बिल्डिंग भी 2 करोड़ 5 लाख रुपए लगाकर वहां पहुंच गई। अब इसके अंदर होगा फर्नीचर, इंटीरियर का काम, और इंटीरियर के काम में लग गए 50 लाख रुपए। ये भी कौन सा व्यय? पूंजीगत। ये किस खाते में डेबिट होगा? फर्नीचर। बन गया फर्नीचर। अब एसी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये सारे लगेंगे, उसमें रुपए लग गए 40 लाख रुपए। ये किस खाते में डेबिट होंगे? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। पहुंच गए वहां। अब काम होगा आपका साड़ियां बेचने का। बन गया शोरूम, अब साड़ियां खरीदो, साड़ियां बेचो। वो जो खर्चे होते हैं वो आयगत खर्चे होते हैं, वो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं। अब आपको चीजें पकड़ में आएगी, ध्यान से सुनना। साड़ियां आपका माल है, उसको आप बेचते हो। साड़ियां खरीदी, कौन सा व्यय? आयगत व्यय। कौन सा व्यय? अब मैं आपको बोल रहा हूं, साड़ियों के शोरूम के लिए एसी खरीदा, ये कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। ये माल नहीं है, ये माल नहीं है। साड़ियों के शोरूम में कारपेट खरीदा, कौन सा? पूंजीगत व्यय। ओके, साड़ियां बेचेंगे, साड़ियां बेचने के लिए 10 आदमी सेल्समैन खड़े हैं, उनकी सैलरियां जा रही है हर महीने, कौन सा व्यय? आयगत। रोजमर्रा में चाय पानी के खर्चे होते हैं, कौन सा व्यय? आयगत। बाहर गार्ड खड़ा है, उसके पैसे, आयगत। ये रोजमर्रा का है। अब एक आदमी, शोरूम तो बन गया, एक आदमी अंदर खाती कारपेंटर काम कर रहा है फर्नीचर बनाने का, साथ साथ में उसको जो पैसे देंगे वो कौन सा व्यय? वो पूंजीगत व्यय है, वो स्थायी संपत्ति के निर्माण में लगा हुआ है। बस इतनी सी पकड़ होती है। लोग कहते हैं हम तो कॉमर्स के नहीं थे, तो कॉमर्स क्या करेगा इसके अंदर? बस यही तो शब्द है आपको पकड़ने। अब मैं वापस लेके आता हूं, ध्यान से सुनना और जवाब देना। मशीन की स्थापना के लिए मजदूरी चुकाई, कौन सा व्यय? पूंजीगत। माल खरीदने के लिए मजदूरी चुकाई, या आयगत। ये रोजमर्रा का खर्चा है। अब मैं आपको लेके आता हूं वापस। बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक शब्द की पहचान पकड़ लेना। अकाउंट्स में काल 2 तरह के होते हैं, टाइम, अल्पकाल, दीर्घकाल। ये शब्द पकड़ लेना, अल्पकाल, दीर्घकाल। अल्पकाल 1 साल, और 1 साल से ज्यादा दीर्घकाल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे आपको सोच के बताओ। अल्पकाल तक मिलते हैं, दीर्घकाल तक? ये दीर्घकाल तक ही मिलेगा। तो मेरा पहला पॉइंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा आपको मिलेगा अल्पकाल या दीर्घकाल? 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से ज्यादा? 1 वर्ष से चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्षों तक? पूंजीगत व्यय लाभ हानि खाते में जाएंगे या आर्थिक चिट्ठे में? इससे संपत्ति बनेगी या दायित्व? कौन सी संपत्ति? स्थायी, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सीखने की क्या है वो आपको यहां दिखाई देगी, ये आपका टॉपिक। और इसमें पहली बात जो मैं लेके आ रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ये रहा पूंजीगत व्यय। मैंने आयगत व्यय समझाया ही नहीं। मैं अभी आपका जो आपका शब्द था ना कि आयगत व्यय, मैं इस पॉइंट को डिलीवर करूंगा, उसके बाद वो चीज समझ में आ जाएगी आपको। क्या लिखा है मैंने? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे व्यय के लाभ किस अवधि तक मिलेंगे? भविष्य की 1 वर्ष से अधिक मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये बात से भी सहमत हुए, पूंजीगत व्यय कहां दिखाएंगे? आर्थिक चिट्ठे में भी। आर्थिक चिट्ठे संबंधित है, कहां से संबंधित नहीं है? लाभ हानि खाते में नहीं जाते साहब। सच एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू
बैलेंस शीट, P&L से बिलोंग नहीं करते। और बैलेंस शीट के भी किस पक्ष से, किस पक्ष पे नहीं जाते, नहीं जाते स्थायी संपत्ति, ये रही एक तो, और एक दृश्य को क्या बोलते हैं, टेंजिबल। अदृश्य को इनको छू के देख सकते हो, इनको छू के, ये व्यापार के क्या होते हैं, मूल्यवान अधिकार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। कौन सा व्यय, पूंजीगत व्यय। अच्छा, ये कौन सी संपत्ति, टेंजिबल। चाहे नई खरीदो, चाहे पुरानी, चाहे खुद बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, पहली बार काम में लेने से पहले रेडी टू पुट टू यूज तक जितने भी व्यय करोगे, ये सारे कौन से व्यय हैं। अच्छा, और एक अकाउंटेंट होने के नाते आपको क्या ध्यान रखना है कि व्हेनेवर देयर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर यू हैव टू डेबिट रेस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अच्छा, चाय वाले ने दुकान खरीदी, ध्यान से सुनना, 50,000 में दुकान खरीदी, कौन सा व्यय, पूंजीगत। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, शॉप खरीद ली। 15,000 रुपए का फर्नीचर बनवाया, कौन सा व्यय, पूंजीगत। किस खाते में डेबिट होगा, फर्नीचर। ठीक है साहब, अब ध्यान से सुनना। अब उसने दुकान के अंदर जो है सारा सेटअप कर लिया। अब 5 किलो दूध लेके आया, कौन सा व्यय, 5 लीटर दूध लेके आया, कौन सा व्यय, 5 किलो चीनी लेके आया, 2 किलो चाय पत्ती लेके आया, अदरक लेके आया, मसाले लेके आया, डिस्पोजल ग्लास लेके आया, आयगत। अब चाय बना रहा है, पिला रहा है, और दिन भर में, छोड़ो साल भर की, रात को हिसाब करता है, 700 रुपए खर्चा लग गया और 1500 रुपए का गल्ला हुआ। 1500 रुपए में से कितने गए, 700, 800 रुपया मेरा फायदा। अब ये साल भर बाद निकाल लो। ये जो आप कर रहे हो ये रोजमर्रा की क्रिया है, ये कौन सा व्यय, आयगत। अब मैं आपको दूसरे शब्दों पे ले आता हूं, कोचिंग के लिए बात कर लेते हैं। बिल्डिंग परचेज की कौन सा व्यय, फर्नीचर लाए, कौन सा व्यय, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेके आए, कौन सा व्यय, पूंजीगत। अब यहां जो फैकल्टी आएगी वो पढ़ाएगी, उसको पैसा देना पड़ेगा, वो कौन सा, और उसके सामने आय क्या आएगी, जो कोर्स की फीस होगी वो आय होगी। आय खर्चे से टकराएगा, या तो लाभ होगा या, बस ये आयगत व्यय होता है। आयगत व्यय पे आया नहीं हूं मैं, क्योंकि जब मैं पूंजीगत पे आ जाऊंगा ना पूरा, तो आपको आधी अधूरी बातें तो वैसे ही पता चलेगी। सर कैसे पता चलेगी, नहीं, मैं आपको पूरा एग्जांपल देता हूं। मैं आज अभी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने शुरू भी पूरा ढंग से नहीं किया है, अभी तक तो केवल उसका तिलक ही हुआ है। आप इसमें सारी बातें अब देखो नीचे आती है, देखो ध्यान से सुनना। मैं रेवेन्यू पे भी आना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को लाया गया इसलिए बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट वापस बोलता हूं, पूंजीगत व्यय के लाभ अल्पकाल, दीर्घकाल, 1 वर्ष, 1 वर्ष से अधिक, चालू वर्ष तक, भविष्य के वर्ष तक। अब उल्टा बोल रहा हूं, ये लो, आयगत व्यय के लाभ व्यापार को मिलते हैं अल्पकाल, दीर्घकाल, 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक, चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्ष तक। पूंजीगत व्यय कहां जाएंगे, बैलेंस शीट। आयगत व्यय, जवाब आपके पास आता रहेगा साथ साथ में। अब ध्यान से सुनना, अभी तो केवल अपन पूंजीगत पे ही चल रहे हैं। वो सारे जो व्यय आपने पूंजीगत व्यय किए अप टू रेडी टू पुट टू, उन सब का क्या करोगे, योग, और उससे क्या बनेगी, उसकी कुल ऐतिहासिक लागत। लो साहब, ये ऐतिहासिक लागत बन गई। अब मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलता हूं। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ट्रक परचेज किया, क्या परचेज किया, ट्रक। कौन सा व्यय, पूंजीगत। आरटीओ से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, कौन सा व्यय, पूंजीगत। अब ये ट्रक रोजमर्रा चलेगा, डीजल लगेगा, कौन सा व्यय, डीजल। कौन सा व्यय, आयगत। ड्राइवर के पैसे, सर्विस कराओगे, ऑयल चेंज करवाओगे, ये सब कौन से व्यय, ये रोजमर्रा के व्यय हैं। और इनके सामने क्या मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, और भाड़ा खर्चे के साथ क्या होगा, मिलान करेगा P&L में, लाभ और हानि आएगी।
व्यापार की वो क्रिया जो रोजमर्रा की है वो रेवेन्यू की तरफ ले जाती है, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापार कैसे चलाओगे? अभी पूरी बात नहीं हुई है, ध्यान से सुनना। अभी पहला पॉइंट अपन ने पकड़ा। मेरा काम केवल इतना है कि मैं हमेशा जब बैच स्टार्ट करता हूं, एक बात हमेशा से आदत में है कि मैं जो भी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, मेरा परसेप्शन ये है कि मेरा आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप अपनी कौन सी योग्यता लगाओगे वो मुझे नहीं पता है। मेरा काम इतना सा है कि जो मैं आपको लिटरेचर बता रहा हूं ना, उसको मैं 3 और 4 बार इस तरीके से बोल दूंगा कि आपको वो चीज़ें रटने में आ जाए। और जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं और आपके सामने क्वेश्चन आया, तो आपका दिमाग जब तक सोचेगा उससे पहले आपका हाथ टिक लगा देगा। मैं उस प्रैक्टिस पे बिलीव करता हूँ। मुझे आप पे विश्वास नहीं है। जो ये नोट्स है, ये नोट्स ही देख रहे हो आप, वो मैंने उसी लैंग्वेज में लिखे जिस लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ। तो आप क्या करोगे, आपने अगर इसको पढ़ लिया ना, तो उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वापस ध्यान से सुने। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय ये रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे व्यय के लाभ व्यापार को मिलेंगे अल्पकाल तक, दीर्घकाल तक, 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक, चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्ष तक। ऐसे व्यय P&L में जाते हैं, बैलेंस शीट में। ऐसे व्यय संपत्ति पक्ष में जाते हैं, दायित्व पक्ष। ऐसे व्यय किस संपत्ति से संबंधित होते हैं? फिक्स्ड एसेट कितने तरह की? 2, दृश्य और अदृश्य। लो, अदृश्य को इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक किसी ने मॉल बनाया, कौन सा व्यय? पूंजीगत। उसमें एक मॉल में 1 फ्लोर आइनॉक्स का सिनेमा चलेगा, हॉल चलेगा। आइनॉक्स का सिनेमा हॉल चलाने के लिए सेंसर बोर्ड से लाइसेंस लिया, कौन सा व्यय? पूंजीगत। लाइसेंस के बिना आप व्यापार नहीं चला सकते, कौन सा व्यय? पूंजीगत। ये जो रेगुलर आप देखते हो वाइन के, लीकर के लिए लाइसेंस मिलते हैं, लाइसेंस लेने के व्यय कौन से व्यय होते हैं? पूंजीगत। उसके बिना व्यापार नहीं चला सकते। अब किसी ने कहा साहब गुडविल, गुडविल ऐसे कैसे हो सकती है? मैं बता देता हूं गुडविल कैसे हो सकती है। देखो, गुडविल का मतलब होता है किसी का नाम और किसी की प्रतिष्ठा। नाम और प्रतिष्ठा को कमाने में सालों लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। आपका गांव है छोटा सा, कुछ लोग आपके गांव घूमने आए और आपने उनको बाजार दिखाना था, और उन्होंने ऐसे किसी दुकान पे इशारा करके कहा, यहाँ कोई झगड़ा हो गया क्या? आपने कहा नहीं, इतनी भीड़ काहे की लगी हुई है? आपने कहा अच्छा ये क्या, ये काड़ू हलवाई की दुकान है, तो समथिंग स्पेशल, बहुत फेमस है ये उसकी ओवर द ईयर कमाई हुई गुडविल है। अब आज मान लो कोई दूसरा, कोई अच्छा व्यापारी, वो सोचता है कि ये पॉपुलर है, ये बहुत फेमस है, मैं इसी को इसके नाम के साथ ही टेक ओवर कर लूं, तो क्या होगा? इसका नाम और ख्याति मेरे को मिल गई, कमाएंगे, व्यापार चलेगा, इसके सारे लाइसेंस, फॉर्मूला, तरीका सब अपने को मिल जाएंगे। अब उसको वो जिंदगी भर, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, बच्चे भी उसके उस लायक नहीं है कि व्यापार को संभाल सके। उसको कहा देख भाई, ये तेरा शॉप और तेरा ये सारा कार्यक्रम है ना, इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 7 करोड़ रुपए ज्यादा गुडविल के, क्योंकि तूने कमा के दिया। तो ये गुडविल है। तुम्हारे लेवल का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे उस एग्जांपल से समझ में आएगी तुम्हारे को। ये लो, ये 3rd ग्रेड टीचर, ये जूनियर अकाउंटेंट, और ये IAS, ये ऑडी, ये स्विफ्ट, और ये नैनो। नैनो तो बहुत हल्की हो गई, ये ऑल्टो। हाँ, नीचे वो 3rd ग्रेड वाले बैच चलते हैं, वहां तक आवाज पहुंच जाए, नैनो सुन ले तो क्लास नहीं चलने देंगे। एक पिता को अपनी बेटियों की शादी करनी थी,
उसने 3 गिफ्ट खरीद के रखे हैं, सुयोग्य वर का चयन कर रहा है और सुयोग्य गिफ्ट देगा वो। किससे मैचिंग करूं इसका? और ये जो आपने ये मैचिंग की है ना, ये उसकी ख्याति के हिसाब से की है आपने। किसके हिसाब से की है? ख्याति। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। जूनियर अकाउंटेंट है ना, उसका पेमेंट अच्छा है। अब उसी पेमेंट पे राजस्थान सिविल सर्विसेज में आरटीएस की पोस्ट होती है, तहसीलदार की, और जीएसटी के अंदर भी लगते हैं। उनकी गुडविल उनसे और ज्यादा है, लाभ कमाने की क्षमताएं ज्यादा है। अब आपको गुडविल का सही अर्थ बता देता हूं आपको। आपको पाल पोस के बड़ा किया आपके पेरेंट्स ने, आप पे निवेश किया, ठीक है, आप बन गए साहब जूनियर अकाउंटेंट। फिर लड़की वालों ने आपके ऊपर 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के क्या किया पता है आपको? खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद लिया। आपकी ख्याति का मूल्यांकन करके आपको खरीद लिया। अब आपकी ख्याति खत्म है। अब आपका मूल्यांकन हो गया। अब अखबार में कभी बैठो तो कोई ऐसा पेज मत पढ़ लेना जिसके ऊपर लिखा हो कि शादी विवाह के प्रस्ताव। अब वो आपका कॉलम काम का नहीं है। आपका मूल्यांकन होना था वो हो गया। तो ऐसे मूल्यांकन चलते रहते हैं। ये जो ख्याति है ना जिस पे अपन बात कर रहे थे, उस पे अभी चर्चाएं बहुत बाकी है। अभी तो केवल पॉइंट पे लेके आते हैं। चलो अभी यहां तक तो पहुंच गए, ये बीच में आ गया यहां तक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। पूंजीगत व्यय। कोई कहता साहब ऐसे कॉमर्स को क्या कोई अलग एंगल से पढ़ना पड़ता है क्या? तुम्हारे को, तुम जैसे कोई मूवी देख के आया था, अभी राजा मौली की मूवी आई थी RRR, तो वो 3 घंटे में तुम्हारे को तो पूरी ऐसे कंठस्थ याद हो गई तुम्हारे को, जिसमें तो एक ही बार कोई सेंटेंस दोबारा भी नहीं बोला गया था। खाली उसको बनाने में 4 साल लग गए हो। उससे तुम्हारे को क्या मतलब है? तुम्हारे को तो लिटरेचर से मतलब है, खाली वो पकड़ में आ गया और वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। अच्छा ये बताओ, पूंजीगत व्यय को इंग्लिश में क्या बोला हमने? कैपिटल। पूंजीगत व्यय के लाभ व्यापार को अल्पकाल तक, दीर्घकाल तक, 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक, चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्ष तक। देखो अकाउंट्स में एक्चुअली एक डेबिट और एक क्रेडिट, 2 ही चीजें होती है। अब ये आपकी एक सीखने की एबिलिटी है। मैं आपको बोल रहा हूं शिव, तो आप कम से कम इतना लॉजिक लगा सको यहाँ पार्वती लिखना है। मैं लिख रहा हूँ सीता, आपको लिखना है राम। मैं लिख रहा हूँ राम और आप लिखते हो पार्वती, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई रास्ता नहीं है। उसका सीखना और एबिलिटी तो बाद की चीजें हैं। अच्छा, पूंजीगत व्यय के लाभ व्यापार को मिलते हैं अल्पकाल तक, दीर्घकाल तक, 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक, चालू वर्ष तक, भविष्य के वर्ष तक। बैलेंस शीट में जाएंगे P&L में। अच्छा, संपत्ति पक्ष पर या दायित्व पक्ष पर? स्थायी संपत्ति, स्थायी कितने तरह की? दृश्य और, अच्छा ठीक है सर। तो ये दृश्य और ख्याति के लिए किया गया व्यय, ख्याति के लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय। एक प्रकाशन हाउस ने एक पेटेंट करवाया, पूंजीगत। कॉपीराइट लिया, ट्रेडमार्क लिया, लाइसेंस लिया, मशीन नहीं खरीदी, पूंजीगत। मशीन पुरानी खरीदी, मशीन खुद बनाई, पहली बार उसको काम में लेने से पहले के सारे व्यय कौन से? और वो सारे व्यय किस खाते में डेबिट होंगे? मशीन खाते में। मशीन है तो मशीन खाते में डेबिट होंगे। उससे उसकी क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सुन लो ध्यान से, इधर देख लो। एग्जाम का क्वेश्चन किस तरीके से होता है? यहां बनाना है 5 स्टार होटल। यहां 5 स्टार होटल बनाना है, लेकिन 5 स्टार होटल को बनाने में 5 साल लगेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब 5 साल लगेंगे तो अब क्या है, इतना आउटर एरिया में है, 5 साल बनाने में लगेंगे। ये पास में खाली जगह पड़ी है। यहां खाली जगह में आपने पता है क्या किया? यहां खाली जगह में आपने कच्चे झोपड़े बनाए। ये लो, ऐसे पूरा वही वर्ड लिख देता हूं, अस्थाई झोपड़े बना दिए।
इसको टेम्परेरी हट्स बोलते हैं। और एक वाटर टैंक बना दिया, पानी का टैंक, पानी का टैंक। ये सब क्यों बनाए? मजदूर कहाँ रहेंगे? सामान कहाँ रखोगे? सीमेंट कहाँ रखोगे? सरिया कहाँ रखोगे? और वो लेबर कहाँ रहेगी रात को? और ये पानी का टैंक सप्लाई कहाँ से आएगी प्रोजेक्ट के अंदर? इसको बनाने में, इन टेम्परेरी हट्स को बनाने में रुपए लगा दिए 20 लाख रुपए। और देखो मजे की बात, जिस दिन ये होटल बन के तैयार होगा ना, जेसीबी मशीन आएगी और इसको क्या कर देगी? गिरा देगी, इसको साफ कर देगी। अब सुनना, अगर कोई व्यय किसी स्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए जरूरी है, करना पड़ेगा, तो वो व्यय भी कौन सा व्यय है? पूंजीगत। आपको पूछेगा कि सिनेमा हॉल के निर्माण के समय अस्थायी झोंपड़ों का निर्माण किया गया और जब कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ तो बाद में उनको गिरा दिया, ये कौन सा व्यय? भले ही गिरा दिया, कौन सा व्यय? पूंजीगत, क्योंकि उसके बिना वो होटल बनता नहीं। तो ऐसे व्यय जो किसी स्थायी संपत्ति के, किसके लिए? निर्माण के लिए क्या है? जरूरी, करने पड़ेंगे, कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। अच्छा सर, ये यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो, अच्छी तरह सुनना। मैंने ये कहा कि कहां तक के व्यय पूंजीगत थे? अप टू रेडी टू पुट टू यूज तक के व्यय कौन से? पूंजीगत। तो कोई मेरे को पूछेगा, सर उसके बाद में कोई व्यय करोगे तो? रेडी टू पुट टू यूज के बाद में कोई व्यय करोगे तो वो आयगत व्यय होते हैं। ट्रक खरीदा, क्या ट्रक के ऊपर जिंदगी भर पैसा लगाऊंगा, वो पूंजीगत व्यय थोड़ी होगा? नहीं। ट्रक खरीदा, कौन सा व्यय? ट्रक का रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा, अब ट्रक को चलाने के लिए डीजल लगेगा, ड्राइवर की सैलरी, अच्छा सर्विस, ऑयल चेंज, अच्छा हर साल का इंश्योरेंस करवाओगे, करवाना पड़ेगा, ये सारे व्यय आयगत। अब किसी ने ये पूछा कि सर एक बात बताओ, अगर रेडी टू पुट टू यूज के बाद में कोई व्यय करें तो पूंजीगत हो सकता है क्या? तो सुन लो, अगर कोई व्यय आपने किया रेडी टू पुट टू यूज के बाद और उसको करने से अगर आपकी स्थायी संपत्ति की क्षमता, जीवन क्या बढ़ गई? क्षमता, कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। जीवन क्या हो गया? बढ़ गया। कौन सा व्यय? पूंजीगत। अब बात को ध्यान से सुनना, क्षमता बढ़ गई। सर थोड़ा एग्जांपल दो। किसी ने शोरूम बनाया, बहुत बढ़िया चलने लग गया, भीड़ रहती है भयंकर, उसको लगा अभी तो लेडीज गारमेंट का था, इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाते हैं, अब मेंस वियर आदमियों के कपड़े भी रखेंगे, उसके लिए एक फ्लोर और बनाया, क्षमता बढ़ गई। ये कौन सा व्यय? पूंजीगत, डेफिनेटली पूंजीगत होगा। अब आपको एक शब्द सिखा रहा हूं, पहली क्लास में भी बड़ा ताज्जुब की बात, अगर आप ये शब्द सीख लेते हो तो ध्यान से सीखना इसको। मरम्मत का नाम सुना है क्या? मरम्मत कई शब्द कई अर्थों में काम आता है, मरम्मत, उसकी मरम्मत हो गई आज, ऐसे कई शब्दों में काम आता है, पर अपन स्थायी संपत्ति की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात, तो मरम्मत कौन सा व्यय है? आएगा तो रूटीन का है, कौन सा व्यय? अच्छा मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, मशीन की मरम्मत करवाई, मशीन की होती है मरम्मत, तो आदमी की थोड़ी होती है। मशीन की मरम्मत करवाई, कौन सा व्यय? रोजमर्रा का काम है मरम्मत करवाना। लो ऐसे तो एक्टिवा चला रहे और 5 बार तो पापा की परी बन के वो टक्कर लगती है, तो ये रोजाना ही पूंजीगत व्यय हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे पूंजीगत व्यय हो जाएगा? हाँ ये कोई चीज समझ। अब एक बात हो, मैं मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया तो मेरे को प्लास्टर भी करवाना पड़ेगा, कौन सा व्यय? आयगत व्यय है ना, दवाई भी लेनी पड़ेगी। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा देखो भाई देखो ऐसा है कि ये इस पैर में क्या है कि हमारे पास एक दूसरा डिवाइस है, वो लगा देते हैं ना, तो वैसे तो ये डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा तुम्हारे 10,000 रुपये का आएगा, लेकिन अगर तुम्हारे ऐसी कोई मशीन लगा दें
वो मशीन 20 लाख रुपए की है, वो लगाने के बाद में तुम एवेंजर बन जाओगे। सर न तो कोई टैक्सी पकड़ने की जरूरत, न कोई व्हीकल पकड़ने की जरूरत, तो जहां पहुंच रहा हो 5 मिनट में पहुंच जाओगे। ये बात तो फिर भी समझ में आती है। ये कौन सा वे है? ये तो पूंजी क्षमता बढ़ा रहा है ना। ये ऐसे सीखना ध्यान से। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वापस सुनो मेरे को। मैं जो शब्दों पे बात कर रहा हूं वही शब्द चाहिए मेरे को। पूंजीगत व्यय के लाभ व्यापार को मिलेंगे अल्पकाल, दीर्घकाल, 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक, चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्ष तक, बैलेंस शीट में जाएंगे, पी एंड एल में। अच्छा, संपत्ति पक्ष पे, दायित्व पक्ष पे। अच्छा, अब आपको एक ऐसे एग्जांपल ले जाता हूं जिससे आपके आईक्यू टेस्ट होगा। सिनेमा हॉल चलाने के लिए लाइसेंस लिया, पूंजीगत व्यय। अच्छा, मशीन की स्थापना के लिए मजदूरी चुकाई, पूंजीगत व्यय। अच्छा ठीक है। माल खरीदा, कौन सा व्यय? कंप्यूटर के व्यापारी ने कंप्यूटर खरीदा, कौन सा व्यय? माल है उसके लिए। कंप्यूटर के व्यापारी के लिए कंप्यूटर है, माल है, कौन सा व्यय? आयगत। कंप्यूटर के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा, ये पूंजीगत। जब जब पूंजीगत व्यय होगा तब तब क्या होगा? संबंधित स्थायी संपत्ति खाता डेबिट होगा। और वो यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मशीन की स्थापना पर मजदूरी चुकाई, बताओ कौन सा खाता डेबिट होगा? स्थापना व्यय, मजदूरी खाता, मशीन खाता? मशीन खाता। क्यों? क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है, रेडी टू पुट टू यूज। मशीन को लाने का भाड़ा किस खाते में डेबिट होगा? मशीन या भाड़ा? मशीन या भाड़ा? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। बस ऐसे एक एक चीज को पकड़ते रहो, कुछ नहीं करना है। तीसरी बात पूरी की, अब चौथी बात सुनो। अगर आपने कोई व्यय किया, अगर आपने कोई व्यय किया और उस व्यय को करने से आपकी रोजमर्रा की लागत क्या हो गई? कम। रोजमर्रा की लागत कम हो गई, सर समझ में नहीं आया, आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मेरी एक कमर्शियल बिल्डिंग है, इसका महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है मान लो 50,000 रुपए। किसी ने कहा भाई साहब महीने का 50,000 आता है, आप एक काम करो ना, ऊपर छत पे सोलर प्लांट लगवा लो, एक बार 10 लाख रुपए लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बिल बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जो 50 का आ रहा है वो 10 का ही रह जाएगा। अच्छा, ऐसे व्यय जिसको करने से आपकी परिचालन लागत क्या हो जाएगी? कम। रोजमर्रा के खर्चे क्या हो जाएंगे? कम। कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। उसके फायदे आपको कब तक मिलेंगे? दीर्घकाल तक मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? दीर्घकाल तक। डीजल इंजन की जगह पेट्रोल इंजन, कौन सा? वो तो महंगा पड़ जाएगा यार, उल्टा बोल दिया मैंने। पेट्रोल इंजन की जगह सीएनजी किट। अब तो और अच्छा एग्जांपल हो गया। पेट्रोल इंजन की जगह आप इलेक्ट्रिक वाली किट लगवाओगे जब एक्टिवा में, तो उससे आपको क्या होगा? 40 पैसे 50 पैसे पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट आएगी। तो वो किट लगाने का खर्चा कौन सा व्यय? हाँ, तो वो पूंजीगत व्यय हो गया। आप पूंजीगत व्यय को कंप्लीट करते हैं, वापस लाके यहां पर इधर लो और यहां वापस से बात करते हैं। पूंजीगत व्यय का पहला टॉपिक और पहला पॉइंट मेरा वो आपके लिए ये रहा। पूंजीगत व्यय, ऐसे व्यय के लाभ किस अवधि तक मिलेंगे? आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही बन के आएंगे ताकि आपके दिमाग में पहले से क्लियर हो। पूंजीगत व्यय के लाभ मिलेंगे दीर्घकाल तक, 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक, चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्ष तक? भविष्य के वर्ष तक। अच्छा, फिर ये बताओ कि अगर पूंजीगत व्यय है तो ये कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे? पी एंड एल में नहीं जाते। अच्छा ठीक है सब। और ऐसे एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाते हैं किस पक्ष पर? किस पक्ष पर नहीं जाएंगे? दायित्व पक्ष पर। और संपत्ति जो होगी वो आपकी कौन सी संपत्ति होगी? वो सर संपत्ति कौन सी होगी? स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति कितने तरह की? दृश्य और अदृश्य।
अदृश्य जिनको देखा नहीं जा सकता, छू के नहीं देख सकते। ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। नई खरीदी, पुरानी खरीदी, पहली बार काम में लेने से पहले जो भी करोगे वो सारा कौन सा व्यय? पूंजीगत। उन सब का क्या बनेगा? योग। उससे क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट। कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। अगर कोई व्यय किसी पूंजीगत व्यय की बात करता है तो क्या बात सिखाई? जब जब पूंजीगत व्यय होगा, whenever there is a capital expenditure you have to debit respective asset account। जब जब पूंजीगत व्यय होगा तब तब कौन सा खाता डेबिट करें? स्थायी संपत्ति खाता डेबिट करें। अच्छा, ठीक है। अगर कोई व्यय किसी स्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए जरूरी है, करने पड़ेंगे अस्थायी झोंपड़े वाला व्यय, कौन सा व्यय? पूंजीगत। ठीक है। रेडी टू पुट टू यूज तक के व्यय कौन से? पूंजीगत। और बाद के व्यय? और बाद में कोई व्यय किया जिसे क्षमता, जीवन, कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। आपको एक शब्द सिखा रहा हूं, शब्द में रुचि लेना क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक शब्द आएगा ओवरहॉलिंग। क्या बोला मैंने? ओवरहॉलिंग क्या होता है? आपको वहां एग्जाम में समझ में नहीं आएगा, यही सीख लो। ओवरहॉलिंग एक ऐसी भारी मरम्मत होती है, एक ऐसी भारी मरम्मत होती है जिससे जीवन बढ़ जाता है। जीवन बढ़ जाता है। सर कैसे? मैं बताता हूं आपको। जैसे किसी ने रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी साहब 2 लाख रुपए में, ये पूंजीगत व्यय हो गया। अब कंपनी वाले कहते हैं 1 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चलाओ, टाइम से सर्विस कराओ, ऑयल चेंज कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर 2 महीने से सर्विस कराते हो, 200 रुपये 500 रुपये सर्विस के लगे, कौन सा व्यय? आयगत। अब सब आपने गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चला दी। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अब गाड़ी का वैसा पिकअप नहीं है जैसा रॉयल एनफील्ड जानी जाती है। तो आपने जाके कहा साहब अब वो मजा नहीं आता, तो भाई साहब या तो फिर नहीं खरीदो, और या फिर आप एक काम करो, अब साधारण सर्विस से काम होगा नहीं, 25,000 रुपये लगेंगे, इसका इंजन का काम होगा पूरा। ये गाड़ी वर्कशॉप में आएगी, पूरी गाड़ी रीओपन होगी, खराब पार्ट सारे चेंज होंगे, पूरा रीकलर होगा, पूरा रीपेंट होगा। ये 10 दिन का समय लेगा, इंजन का काम होगा और खर्चा आएगा 25,000 रुपये। लेकिन उसके बाद आप गाड़ी को चलाओगे ना तो आपको यही लगेगा कि अब नई गाड़ी चला रहे हो, और फिर आपको अगले 1 लाख किलोमीटर तक सोचने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग। यह है ओवरहॉलिंग। कौन सा व्यय? ओवरहॉलिंग। उससे क्या होता है? क्षमता बढ़ जाती है। तो मशीन के ओवरहॉलिंग व्यय कौन से व्यय होते हैं? पूंजीगत, क्योंकि वो क्षमता को बढ़ाते हैं। बचपन में नहीं होता था आपके साथ में? मेरे साथ तो होता था। मेरे पिताजी एक्चुअली क्या थे, बैंक में जॉब किया करते थे, तो बदमाश या तो गांव में रहते थे तो यही करते थे, पढ़ाई कम करते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि ना हमेशा पिटाई नहीं होती थी, उनको भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन 6-8 महीने में एक बार भारी मरम्मत हो जाती थी। तो भारी मरम्मत वो थी, उसके बाद में फिर वो क्या होता था, फिर वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। फिर अगर महीने 2 महीने में ऐसी दिक्कत आ जाती थी तो केवल याद ही दिला देते थे, वो याद है ना, वो भारी मरम्मत होती है। तो आपको ऐसे सीखना है कि ओवरहॉलिंग क्या होती है? एक भारी मरम्मत होती है जिससे उसका जीवन बढ़ जाता है। हमारा जीवन तो नहीं बढ़ा पर जीवन सुधर जरूर गया। ठीक है, तो ये वाली जो बात हमने की यहां पे लाके की। अब यहां पर क्या बात की देखते हैं। रेडी टू पुट टू यूज तक किए गए सारे के सारे व्यय कौन से व्यय बनाए? पूंजीगत व्यय। और सारे एक्सपेंसेस जो है, तो लेखाकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब पूंजीगत व्यय होगा तब तक क्या करना पड़ेगा? कौन सा खाता डेबिट? स्थायी संपत्ति। जो है फर्नीचर है तो फर्नीचर, मशीन है तो मशीन खाता क्या करेंगे? डेबिट। चलो सर ये बात भी पता चल गई। आगे अब इसमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि ये एंड्रॉयड को मक्खी भी एंजॉय कर रही है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब जब पूंजीगत व्यय होगा तब तब कौन सा खाता डेबिट होगा? और इस ऐतिहासिक लागत को, कुल लागत को कहां लेके जाओगे? किस पक्ष पर?
और ये तो साहब यहां तक तो अपन बात पहुंच गए, यहां तक तो हमने बात सीख भी ली। अब कुछ बातें आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ये लो, इस वाले का कोई एग्जांपल बताओगे सुटेबल? ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, यदि कोई व्यय किसी स्थायी संपत्ति के निर्माण अस्तित्व में लाने के लिए क्या है जरूरी, तो कौन से व्यय होंगे? जैसे अस्थायी झोंपड़े का आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। मैं बेसिकली राजस्थान से ही हूं लेकिन जयपुर से नहीं हूं, तो शेखावाटी बेल्ट से हूं। जब मैं जयपुर में आया तो मेरे को मकान बनवाना था, तो एक प्लॉट लिया। अब प्लॉट के इधर भी मकान बना हुआ है, इधर भी मकान बना हुआ है। अब जब मकान बनाना शुरू ही किया, इतने में इधर का मालिक और इधर का मालिक दोनों आ गए साहब। मेरे को लगा ये बड़ा कोऑपरेटिव लोग है, मकान मेरा बन रहा है ये पहले ही उसको, तो मेरे को उन्होंने कहा कि मकान बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ लो। मैंने कहा समझाओ। ये इधर की दीवार हमने बनाई, इधर की दीवार इन्होंने बनाई। इन्होंने बनाई 1 लाख रुपए लगे, मैंने बनाई 1 लाख रुपए लगे। आप तो सीधी छत डाल लो, 50,000 इनको दे दो, 50,000 इनको दे दो। ये चरपेटा बोल के मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा वो तो मैंने तो बनाया ही नहीं। कि नहीं, वो आप जयपुर में आ रहे हो, धीरे धीरे समझ जाओगे। आपके भवन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे भी पैसे आपको देने पड़ेंगे, टेम्परेरी हट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। कुल मिला के आपकी एसेट का निर्माण पूरा हो जाएगा उसको करने से। चलो सर ठीक है। पूंजीगत व्यय को इंग्लिश में क्या बोला हमने? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फायदे अल्पकाल तक, दीर्घकाल तक, 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक, चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्ष तक, बैलेंस शीट या P&L, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, फिक्स एसेट कितने तरह की? दृश्य और गुडविल के लिए किया गया व्यय पूंजीगत, ख्यात पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, लाइसेंस के लिए। अच्छा, सिनेमा हॉल चलाने के लिए लाइसेंस लिया, कौन सा व्यय? और लाइसेंस का हर साल रिन्यू करवाओगे नवी। अब आपको समझ में आने लगी होगी आयगत टर्म कहां काम आएगी, वो पता चल जाएगा। अप टू रेडी टू पुट टू यूज तक के वे सारे कौन से? पूंजीगत। बाद के वे, और बाद में किया क्षमता, क्षमता कौन सा वे? पूंजीगत। सोलर प्लांट लगवाया, डीजल इंजन की जगह डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक किट लगवाई, कौन सा? पूंजीगत। अच्छा, जब जब पूंजीगत व्यय होगा तब तब कौन सा खाता डेबिट करोगे? स्थायी संपत्ति खाता डेबिट करोगे। हिमांशु, स्थायी संपत्ति खाता क्या करेंगे? डेबिट। तो देखो आज की जो बातें बताई है ना, अब आप ये मत समझना कि साहब वो, ये आपको इतना याद रखो कि जितना पढ़ रहे हो ना उतना साथ साथ कंप्लीट कर लो। तो फिर ये होगा कि आप जहां पे कोर्स कंप्लीट करेंगे वहीं से आप जो है उसको आगे काम में लेना शुरू कर देंगे। क्लासेस जो है आज का शेड्यूल हो जाए, कल आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से आपकी क्लासेस रन होगी और चलेगी। बंद कर दिया इसको।